नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 9 जून 2026 और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का यह वीडियो होगा। कल मैंने नवंबर महीने के करंट अफेयर को कंप्लीट कर दिया है। एमसीक्यू ज़रूर ही देखिएगा, करंट अफेयर डिस्कशन और उसके एमसीक्यू। इसमें आपका जीएस एंड करंट दोनों का बहुत बड़ा सेक्शन कंप्लीट कर देता हूँ मैं, क्योंकि जो करंट में टॉपिक होते हैं उसके जीएस का भी अध्ययन हम लोग करते हैं। बहुत डिटेल होता है, इसलिए लंबे वीडियोज़ होते हैं, जा कर के देखिएगा, बेहतर रहेगा आपके रिवीजन के लिए। आज हम लोग क्या सब पढ़ेंगे, तो कल के कुछ टॉपिक हैं जो बाकी हैं उसे पहले कंप्लीट करेंगे। उसके बाद से आज के भी एक दो टॉपिक हैं, उसे भी हम लोग देखेंगे। हेडलाइन देखिए क्या है, टीएमसी तृणमूल कांग्रेस जो है इसमें डिवाइड हो रहा है, बट रहा है, या दो भागों में बट गया है। बीजेपी एमपी के घर पर दो भागों में यह बट गया, यानी बंगाल में सरकार भी बीजेपी की, अपोजिशन में भी भारतीय जनता पार्टी। इस प्रकार की स्थिति बन रही है। टीएमसी के साथ कुछ नया नहीं है। शिवसेना जो महाराष्ट्र में है वो भी दो भागों में बट गई, उद्धव गुट और जो एक और थे दूसरे गुट, शिंदे गुट जो है। इसी प्रकार से जब टीएमसी की सरकार आई थी तो उससे पहले कम्युनिस्ट पार्टी के जितने नेता वगैरह थे सब भाग करके टीएमसी में शामिल हो गए थे। उससे पहले जब सीपीआई की सरकार आई थी तो कांग्रेस के जितने नेता और बड़े बड़े कार्यकर्ता हुआ करते सब भाग करके सीपीआई में शामिल हो गए थे। तो ये तो पुरानी प्रथा रही है कि जो भी हार जाती है पार्टी, हारे हुए लोगों को लोग हाथ छोड़ करके जीते हुए लोगों के साथ में मिल जाते हैं। इसलिए जीवन में जीतना ज़रूरी होता है ताकि लोग आपका हाथ ना छोड़े। ये तो इसका क्रक्स निकल कर के आ रहा है ममता दीदी के लिए। समझेंगे ज़रा इस मुद्दे को, डिटेल में समझते हैं। देखिए आज का पहला टॉपिक क्या है, उसके बाद से इसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे हम लोग। सबसे पहला तो यही है कि फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ शुरू हो रहा है 12 जून से 11 जुलाई तक यह चलेगा। जैसे 15 टेस्ट होंगे, 11 फुल लेंथ टेस्ट होंगे और 4 जो है कोर करंट अफेयर के टेस्ट आपके होंगे। 12, 13, 14, 15 ये जो टेस्ट होगा इसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होंगे। जिन्हें भी जुड़ना हो जुड़िएगा, अचीवर ग्रुप में ही होगा और बहुत ही मामूली सा फीस है। अगर आप जुड़ेंगे तो बेहतर रहेगा। बाकी रिवीजन तो मैं इसमें करवा ही दूंगा। टेस्ट सीरीज़ उन्हीं को ज्वाइन करना चाहिए जिन्होंने सब्जेक्ट को पढ़ लिया है, कंप्लीट कर लिया है सिलेबस। अगर आपने नहीं पढ़ा है फिर भी आप मार्च अप्रैल से किसी का टेस्ट सीरीज़ दे रहे हैं, टेस्ट सीरीज़ मैं कह रहा हूँ, प्रैक्टिस नहीं, टेस्ट सीरीज़, तो उसका जीरो फिर आपको क्रक्स से निकल करके मिलता है, नथिंग, निष्कर्ष उसका जीरो होता है। रिवीजन के लिए टेस्ट सीरीज़ दिया जाता है, मार्क्स के पर्पस से नहीं दिया जाता है। केवल और केवल रिवीजन एंड रिवीजन, बस इसी उद्देश्य से टेस्ट सीरीज़ देना चाहिए। तो अगर आपका सब्जेक्ट का 30% हिस्सा कंप्लीट है फिर भी आप टेस्ट सीरीज़ की ओर आ रहे हैं तो इससे आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये मैं पहले ही बता रहा हूँ, किसी भी टेस्ट सीरीज़ बेचने वाले ने आपको आज तक नहीं बताया होगा। मैं बता रहा हूँ क्योंकि सही छात्र ही जुड़ें जिनका कंप्लीट हो चुका हो, ठीक है। देखिए पहला आज का टॉपिक क्या है, तो नीति आयोग ने दीनदयाल उपाध्याय जो NRLM योजना है, क्या है भाई ये, तो ग्रामीण स्तर पर चलने वाला एक योजना है जिसका मुख्य उद्देश्य है गरीबी को कम करना। तो नीति आयोग ने एक तीसरे पक्ष से योजना का मूल्यांकन करवाया है, ठीक है। और उस मूल्यांकन का स्टडी किया जा रहा है कि हमने जिस उद्देश्य से इस योजना को शुरू किया था, क्या यह योजना उस उद्देश्य की परिपूर्ति कर रही है या नहीं हो रही भाई। और अगर यह योजना उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर रही है तो इसके लिए फंडिंग को रोक दिया जाए। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। तो 16th फाइनेंस कमीशन जो अब लागू होने वाला है, उसके बाद जो फंडिंग एलोकेशंस होंगे योजनाओं के लिए, तो वो तभी होंगे जब योजनाओं के स्वतंत्र रिव्यू हो जाएंगे, ऐसा नीति आयोग ने कहा है। नीति आयोग विकास निगरानी मूल्यांकन कार्यालय, यह नीति आयोग के कार्यालय है जो डेटा ड्रिवन गवर्नेंस में मदद करता है। ध्यान से सुनिएगा, डेटा ड्रिवन गवर्नेंस में मदद करता है। गवर्नेंस का मतलब क्या होता है भाई, एक ऐसी सरकार जो आंख मूंद करके नहीं चलती है, बल्कि उसके पास में डेटा आते हैं कि क्या सही हो रहा है, कितना % तक पहुंच रहा है, और उसके आधार पर वो अपने पॉलिसी मेकिंग या योजनाओं को आगे क्रियान्वित करते हैं। उसको लेकर के नीति आयोग की ही एक बॉडी है जिसका नाम है
नीति आयोग विकास निगरानी मूल्यांकन कार्यालय। क्या नाम है इसका? तो नीति आयोग डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिस, DMEO नाम है। इसके द्वारा ग्रामीण विकास के लिए संबोधि रिसर्च एंड कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा DMEO ने क्या किया? इस प्राइवेट कंपनी को हायर किया, थर्ड पार्टी हो गई है। इसको बोला कि इस योजना का रिव्यू करो। उसने उस योजना का रिव्यू किया, रिव्यू करके इसको रिपोर्ट दिया। इसके आधार पर नीति आयोग फैसला लेगी। समझ गए होंगे कॉन्टेक्स्ट। अब जरा डिटेल में देखेंगे कि भाई क्या है ये। वित्त मंत्रालय के विधिक निर्देशानुसार किसी भी केंद्र प्रायोजित योजना CSS जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम को 31 मार्च 2026 के बाद तब तक आगे नहीं बढ़ाया जाएगा जब तक कि उसका स्वतंत्र मूल्यांकन न हो। इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन, उसका रिव्यू करना है, इवैल्यूएट करना है किसी थर्ड पार्टी के द्वारा कि यह योजना सही से काम कर रही है या नहीं। यह समीक्षा तय करेगी कि अप्रैल 2026 से शुरू हुए 16वें वित्त आयोग के योजना को कैसे जारी रखा जाए, कैसे फंडिंग किया जाए, वो इस रिव्यू के जरिए ही तय किया जाएगा कि इस योजना को लागू करने में कौन कौन सी खामियां आ रही है, क्या इसके लिए किया जा सकता है। समझ में आ गई बात की क्या है। कौन सी योजना है? तो DAY NRLM, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल आजीविका मिशन, लाइवलीहुड को लेकर जो मिशन है उसके बारे में है। यह समझ गए होंगे। दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ये इस योजना का नाम है। अब ज़रा समझेंगे कि रिव्यू में क्या निकल कर के आया है। और यह रिव्यू तो किसी गांव वाले से पूछ लेते, वही बता देता आपको। 11 राज्यों 2 केंद्रशासित प्रदेशों के 2206 परिवारों के सर्वेक्षण में निम्नलिखित विसंगतियां पाई गई हैं। कौन कौन सी विसंगतियां हैं? देखिए, सबसे पहला क्या है? डाइवर्जन ऑफ फंड टू हाउस होल्ड एक्सपेंसेज, व्यवसायिक कोष का घरेलू उपभोग में उपयोग। इनको पैसा दिया गया कि आप आजीविका शुरू करें। आजीविका का मतलब छोटा मोटा कुछ भी कारोबार शुरू करें। 20,000 30,000 रुपये दिए गए, इन्होंने उसको क्या किया? खा पी के ख़त्म कर दिया। ये समझने की चीज़ है, ना कि हंसने की चीज़ है। समझने की चीज़ क्या है? जब किसी का दैनिक उपभोग ही पूरा नहीं हो रहा हो और आप उसके हाथों में पैसा देंगे, उसकी शैक्षणिक स्थिति भी वैसी ही है, तो वो उस पैसे का पहला उपयोग जो करेगा अपने पेट को भरने में करेगा, ना कि दुकान खोलने में। उसको इतनी समझ नहीं है। आप समझिए इस चीज़ को, उतनी समझ, उतना एजुकेशन नहीं है, उतनी जागरूकता नहीं है कि जो बैंक में पैसा आया है इससे अगर हम कुछ काम कर लेंगे तो कल को अर्निंग होगी। नहीं, पहली प्राथमिकता पेट भरने की ही होती है। तो यही चीज़ यहाँ पर हुआ है, इसमें यही निकल कर के आया है। रिपोर्ट के अनुसार अधिकांश महिलाएं स्वयं सहायता समूह ने प्रदान किए विधिक फंड से आय सृजन करने वाले व्यवसाय शुरू नहीं किए। इनकम जनरेटिंग बिजनेस उन्होंने शुरू नहीं किया। इसके बजाय 20,000 से 30,000 के रिवॉल्विंग फंड का उपयोग अक्सर दैनिक घरेलू खर्च और उपभोग के तात्कालिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किया गया, क्योंकि पहले आप तात्कालिक ज़रूरतों को ही पूरा करते हैं जो आपके पास पैसा आता है, तो है ना। तो उतनी समझ भी तो होनी चाहिए कि हाँ भाई, जो पैसा आया है उसको हम लोग कहीं निवेश करके कमा लें। और कौन सा गांव में 20,000 का रुपया निवेश करके आप 5,000 कमा लोगे, है ना। तो ये इनके डेटा में निकल करके आया है। बैंक ऋण का बहुउद्देशीय उपयोग, जिन SHG सदस्यों ने बैंक ऋण लिया उन्होंने अक्सर उसका उपयोग व्यवसाय शुरू करने के बजाय मकान बनाने, शौचालय निर्माण, चिकित्सा उद्देश्यों के लिए किया। यानी कि सरकार की जो आवास योजना है, सरकार की जो हर घर शौचालय योजना है, जहां सोच वहीं शौचालय, सरकार की जो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना है, उन योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। नहीं तो मकान बना करके तो सरकार दे रही थी, शौचालय बना करके सरकार दे रही थी, स्वास्थ्य के लिए भी सरकार ने कहा था। ये नीति आयोग के ही अध्ययन में पता चला है भाइयों बहनों। ग्रामीण आजीविका के समक्ष संरचनात्मक चुनौती कौन कौन सी है? लक्ष्य संचालित दबाव, टारगेट ड्रिवेन ब्यूरोक्रेटिक प्रेशर, अधिकारियों पर गरीबों की भागीदारी पहचान अभ्यास के बाद महिलाओं को तेजी से SHG से संगठित करने का अत्यधिक
दबाव था, इसके कारण उन गांवों में एसएचजी बना दिए जहां व्यावसायिक अवसर अत्यंत सीमित थे। यानी कि जो अधिकारी हैं उनकी नाकामी के कारण यह और भी ज़्यादा खराब प्रदर्शन कर रहा है। इसका क्या तात्पर्य हुआ कि गांव की आबादी है 500, वहाँ पर ऑलरेडी 2 दुकान है और वहाँ पर आजीविका खोलने के लिए आप पैसे दे रहे हो महिलाओं को, वो क्या आजीविका के तौर पर शुरू करेंगे? कस्टमर भी तो होना चाहिए, खरीदार भी तो होना चाहिए। तो अधिकारियों ने क्या किया, ब्यूरोक्रेटिक प्रेशर में आके जहाँ तहाँ इसको बांट दिया, जिसके कारण से सही से नहीं बंटने के कारण से ऐसे लोगों के हाथ में ऋण गया जिन्होंने उसका उपभोग कर लिया, खा पी के ख़त्म कर दिया। बाजार मांग की कमी और ऋण का डर। ग्रामीण क्षेत्रों में एसएचजी उत्पादों के लिए कोई सुनिश्चित बाजार ही नहीं है। इस कमज़ोर बाजार मांग के कारण महिलाओं में ऋण चूक का डर है, जिसके चलते वे नए ऋण लेने से कतरा रही हैं। वित्तीय सहायता ढांचा और थिंक टैंक का स्पष्टीकरण क्या आया है भाई, तो ज़रा ध्यान से देखिएगा। वित्तीय घटक फाइनेंशियल कंपोनेंट इस योजना के तहत है। अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत ही ये बनाए गए हैं। ज़रा ध्यान से देखेंगे। रिवॉल्विंग फंड 20,000 से 30,000 प्रति एसएचजी। सेल्फ हेल्प ग्रुप बोलते हैं इसको, छोटे छोटे महिलाओं का ग्रुप जो मिल करके अगरबत्ती बना लें, पापड़ बना लें, चिप्स बना लें, कुछ और बना लें और उसको बेच सकें। ठीक है। 74.6% उत्तरदाताओं को प्राप्त हुआ ये। कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड आजीवक गतिविधियों के लिए 2.5 लाख तक 41% तक पहुंच रही इसकी। बैंक क्रेडिट लिंक ये भी 49.9% को प्राप्त हुआ। कम्युनिटी एंटरप्राइज फंड ये भी 3.8 समूहों तक पहुंचा है। लेकिन इस पहुंचने के बावजूद हमें प्रोडक्शन नहीं दिख रहा है, हमें कम होती हुई गरीबी नहीं दिख रही है, हमें ये नहीं दिख रहा है कि हाँ स्थिति सुधरी है। अर्थात महिलाओं को जो पैसे मिले हैं उसका सदुपयोग नहीं हो पाया, यही यहाँ पर कहा जा रहा है। यही गलती तो बिहार में भी दोहराया गया। बिहार में भी जो 10-10 हज़ार रुपये महिलाओं को बांटे गए इलेक्शन से पहले और उन्हें कहा गया कि हम 2-2 लाख रुपए देंगे आपको, उसमें अगर इसी प्रकार का रिव्यू किया जाए तो कितना बड़ा स्तर पर उसने बेनिफिट पहुँचाया। तो ये पहली बार आपको देखने को मिल रहा है कि नीति आयोग ने इस प्रकार के रिव्यू किए हैं ताकि पता चले कि पॉलिसी मेकिंग में अब किस ओर जाना है, क्या इसमें सुधार करना है। सबसे पहला सुधार जो करना है वो है ब्यूरोक्रेटिक प्रेशर का, कि किसी भी गांव, किसी भी आदमी को शामिल ना करें। जो सक्षम व्यक्ति हो, सक्षम जगह हो, वहीं के लोगों को शामिल किया जाए। इसमें अब नेक्स्ट देखेंगे इस योजना के बारे में कि क्या है ये योजना। इस योजना की शुरुआत मूल रूप से 2011 में यूपीए सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में की गई थी। यूपीए की गवर्नमेंट कांग्रेस की सरकार थी, 2011 में उन्होंने किया था, जिसके लिए विश्व बैंक द्वारा आंशिक वित्तीय सहायता भी दी गई थी। नवंबर 2015 में इस कार्यक्रम का नाम बदल करके दीनदयाल अंत्योदय योजना कर दिया गया। दीनदयाल उपाध्याय जानते हैं जनसंघ से जुड़े हुए थे, तो उनके नाम पर में दीनदयाल अंत्योदय योजना इसका कर दिया गया। ठीक है। पूर्ववर्ती योजना, इससे वर्ष 1999 में शुरू की गई स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का विधिक स्थान लिया, क्योंकि उस पुरानी योजना में कई प्रशासनिक संरचनात्मक खामियां थी। सबसे पहले जो 1999 में शुरू हुई थी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, उसके बाद से इसका नाम बदलकर हुआ ग्रामीण आजीविका मिशन, उसके बाद से इसका नाम बदला गया दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। मतलब नाम परिवर्तित हुए हैं। महिलाओं की तो कोई उन्नति खास ग्रामीण इलाके में नहीं हुई है। इस योजना के बारे में जरा समझेंगे। मुख्य ऑब्जेक्टिव क्या था, तो संस्थागत समावेशन इसका प्राथमिक उद्देश्य देश के सभी ग्रामीण गरीब परिवारों लगभग 10 करोड़ महिलाओं को चरणबद्ध तरीके से स्वयं सहायता समूहों में संगठित करना, उन्हें वित्तीय और तकनीकी सहायता देना। जैसे बहुत सारी महिलाएं हैं, 1 2 3 4, ये 4 महिलाएं मान लीजिए छोटे से इलाके में रह रही हैं। इन चारों को हमने इकट्ठा कर दिया और एक बना दिया SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप। इन्हें एक मशीन खरीद कर दे दिया कि ये लो मशीन, ये लो कच्चा माल, है ना, ये लीजिए पैसा और इसका उपयोग करके, इस मशीन का उपयोग करके आप माचिस बनाने का काम शुरू कीजिए। तो ये माचिस बनाएंगी, इसको बेचेंगे, जिससे क्या होगा, अर्निंग होगी। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होते हैं बड़े ही पावरफुल बन सकते हैं अगर सही प्रकार से उन्हें आगे बढ़ाया जाए। मैंने एक बार और पढ़ाया था, लिज्जत पापड़ का आपने नाम सुना होगा, मुंबई के चौल से यह शुरू हुए थे। आज करीब में 4000 करोड़ का कारोबार है लिज्जत पापड़ ग्रुप का। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप।
इतना 1000 करोड़ का। तो ये महिलाएं ही थी जिनके पति जब जॉब पर चली जाती थी तो चौल में बैठी रहती थी, तो उन्होंने बोला कि चलो मिल करके पापड़ बनाते हैं, बेचना शुरू करते। राज लिज्जत पापड़ के बारे में जानते ही हैं। तो सरकार का उद्देश्य तो बड़ा ही पवित्र सा था, साध्य तो पवित्र था, लेकिन साधन जो है उसकी पवित्रता नहीं रह पाई। जरा समझेंगे कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। वित्तीय घटक क्या होता है इसमें? सबसे पहला शामिल है रिवॉल्विंग फंड। 20,000 से 30,000 प्रति स्वयं सहायता समूह यह पैसा दिया जाता है। समूह के भीतर बुनियादी वित्तीय अनुशासन, आंतरिक लेन देन को शुरू करने के लिए प्रारंभिक अनुदान के रूप में यह पैसा दिया जाता है। इसको उन्होंने क्या किया? खाना पीना में ख़त्म कर दिया, निपटा दिया। नेक्स्ट दिया जाता है कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड। ये 2.5 लाख रुपए तक प्रति स्वयं सहायता एसएचजी को, एक एसएचजी मान लीजिए 10 लोग हैं, इस ग्रुप को 2.5 लाख रुपए तक की सहायता दी जाती है ताकि आय सृजन करने के लिए गतिविधियों को शुरू कर सकें। थर्ड जो दिया जाता है बैंकों के साथ ऋण के लिए उनको जोर दिया जाता है कि बैंक जो है उनको बिना किसी बैंक क्रेडिट लिंकेज के तहत क्या होता है भाई, किफ़ायती दर पर रियायत के साथ उनको ऋण मिल जाता है। ठीक है। कम्युनिटी एंटरप्राइज, बड़े उद्यमों के लिए विशेष विनियामक कोष बना दिया जाता है ताकि आपको और भी ज़्यादा फंडिंग मिले। तो ये सरकार के सारी क्या थे? प्रावधान थी किस प्रकार से इन्हें मदद किया जाए। लेकिन ऐसा क्या हो पाया? आंकड़े जो नीति आयोग के बता रहे हैं उसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। इसके बारे में भी मैंने आपको पढ़ाया है, इसके बारे में भी पढ़ाया। अब जो आपको जानने की ज़रूरत है वो है इस कार्यालय के बारे में, DMEO। पिछले साल जो DSO का एग्जामिनेशन हुआ था उसमें एक सवाल नीति आयोग के संस्थागत जो ढांचे हैं उससे पूछा गया था। तो नीति आयोग हमेशा ही सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इकोनॉमी में जो एक चैप्टर पढ़ते हैं आप संस्थाएं, जिसमें देश के अंदर में संस्थाएं कौन कौन सी हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। नीति आयोग, SIDBI, RBI ये सब। और विदेश की भी संस्थाओं के बारे में आप पढ़ते हैं, IMF, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इन सब के बारे में, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। तो ये संस्थाएं चैप्टर में नीति आयोग सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो नीति आयोग के अंदर ही एक DMEO है। यह कोई संवैधानिक निकाय नहीं है बल्कि नीति आयोग के अंतर्गत कार्यरत एवं संबद्ध कार्यालय है जो 18 सितंबर 2015 को केंद्र सरकार द्वारा भूतपूर्व कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन PEO और संसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना निगरानी प्रभाग को मिला करके इस एक विभाग को बनाया गया जिसका नाम रखा गया DMEO 2015 ईस्वी में। इसके प्रशासनिक कार्यों का संचालन एक महानिदेशक द्वारा किया जाता है जिन्हें भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव विधिक स्तर तक जो होते हैं एडिशनल सेक्रेटरी, वो इसका कार्यभार देखते हैं। इसका काम क्या है मुख्य रूप से? तो योजनाओं की निगरानी करना, जैसे अभी इसने किया है। तीसरे पक्ष का स्वतंत्र मूल्यांकन करवाना, ये किसी ऐसी संस्थाओं से, प्राइवेट बॉडीज़ से मूल्यांकन करवाती है ताकि डेटा ड्रिवेन गवर्नेंस को आगे बढ़ाया जाए। डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स जो है यह सूचकांक विभिन्न केंद्रीय मंत्रालय, विभागों की प्रशासनिक डेटा प्रणाली के तकनीकी परिपक्वता और डेटा शुद्धता का विधिक मूल्यांकन करती है। DGQI इसी संस्था के द्वारा तैयार किया जाता है। राष्ट्रीय मूल्यांकन नीति ढांचा या देश में एकीकृत मूल्यांकन पारिस्थितिकी तंत्र का भी निर्माण करता है जिससे केंद्र और राज्य सरकारों के बीच नीतिगत समन्वय जो है वो स्थापित हो सके। तो ये दो काम इसका विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा जो सरकार को मदद करता है कि भाई आपके ये इंडेक्स रहे, किस मंत्रालय, किस विभाग में किस प्रकार से पॉलिसी मेकिंग की गई, डेटा को किस प्रकार से मेंटेन किया गया, उसको लेकर के यह काम करती है। नेक्स्ट जो है कि समकालीन प्रशासनिक प्रासंगिकता और सीमाएं क्या हैं। तो अभी आपको बताया है कि इसने क्या क्या काम किए हैं और किस प्रकार से इसने बताया है कि दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत में सही से काम नहीं हो पाया जैसा होना चाहिए था। तो अब जो सरकार नई फंडिंग जारी करेगी वो इसको ध्यान में रखते हुए करेगी कि पिछली बार क्या क्या कमियां खामियां रह गई थी और इस बार क्या सुधार किया जाए। तो ये सबसे बड़ा टॉपिक था आज का जिसको हमने कंक्लूड किया है। ज़रूर याद रखिएगा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के बारे में ज़रूर ही याद रखिएगा, सवाल वहाँ से पूछा जा सकता है। इन केरला मेट्रो मैन श्रीधरन 60,000 करोड़ के सोलर रेल प्लान को लेकर के चल रहे हैं। श्रीधरन साहब को तो जानते ही होंगे, इनको मेट्रो मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इन्होंने देश में मेट्रो का जाल बिछाने में बहुत मदद किया। अब यही केरल में सोलर पावर्ड हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट जो है वो बन रहा है। देखिए क्या है
ये केरल का सबसे उत्तरी भाग है। कुन्नूर या कन्नूर आपने इस नाम सुना होगा। और यहाँ पर तिरुवनंतपुरम, जिसको त्रिवेंद्रम कह देते हैं, तिरुवनंतपुरम, भगवान विष्णु का शहर तिरुवनंतपुरम है। ये यहाँ से यहाँ तक के लिए सोलर रेल प्रोजेक्ट प्रस्तावित है 60,000 करोड़ के वित्तीय फंडिंग के साथ में, जो केरल के नॉर्थ हिस्से को साउथ हिस्से से जोड़ने का काम करेगा। केरल निर्वाचित सरकार ने मेट्रोमैन ई श्रीधरन द्वारा प्रस्तावित 60,000 करोड़ के हाई स्पीड रेल कॉरिडोर परियोजना को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। सरकार ने इस परियोजना की तकनीकी और वित्तीय व्यवहार्यता, पर्यावरणीय प्रभाव, सामाजिक आर्थिक लाभों का अध्ययन करने के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। अब ये समिति देखेगी कि भाई ये जो रेल प्रोजेक्ट है, चूँकि इसको लेकर के इन्वायरमेंट को बहुत नुकसान हो सकता है। ऐसा कहा जा रहा था कि भाई सोलर कर देने से ठीक है, रेल के द्वारा इमिशन तो कम होगा, ये तो है, लेकिन ये जहाँ जहाँ से गुजरेगा उसके कारण भारी स्तर पर पेड़ पौधे काटे जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि वेस्टर्न घाट के वैसे सेंसिटिव हिस्से जो बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिटी और पर्यावरण के दृष्टिकोण से सेंसिटिव हैं, और उनके साथ छेड़छाड़ संभावित है, जिसको लेकर के ये प्रोजेक्ट बंद कर देना चाहिए, शुरू नहीं करना चाहिए। तरह तरह की चीज़ें सामने आई। इन्वायरमेंट एक्टिविस्ट तो हर जगह आ ही जाते हैं, तो ज़रा समझेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें कही जा रही है। सिल्वर लाइन परियोजना की विधिक समाप्ति। यह नया निर्णय पिछली सरकार के अत्यधिक विवादित सिल्वर लाइन या के रेल के बारे में हमने पढ़ा था, केरला रेल। इस प्रोजेक्ट को अभी कांग्रेस की सरकार आई है केरल में, उसने इसको ख़त्म कर दिया और कहा कि हम सोलर रेल प्रोजेक्ट बनाएंगे। परियोजना पूरी तरह से बंद करने के बाद लिया गया है, जिसका विपक्ष में रहते हुए वर्तमान सरकार ने कड़ा विरोध किया था। तब जब केरल में कांग्रेस की सरकार आई है तो उन्होंने के रेल नामक जो प्रोजेक्ट पहले से चल रही थी, कम्युनिस्ट पार्टी की यह प्रोजेक्ट थी, इसको उन्होंने कैंसिल कर दिया। और कैंसिल करने के बाद सब सोलर रेल प्रोजेक्ट को उन्होंने हरी झंडी दी है। श्रीधरन साहब को जिम्मा दिया है कि भाई आप इसे बनाएं, क्योंकि केरल के लिए यह आवश्यक है, जैसा उन्होंने कहा है। ध्यान से देखेंगे, मार्ग और स्टेशन या कॉरिडोर 473.20 किलोमीटर लंबी एक डबल लाइन होगी, जो दक्षिण में तिरुवनंतपुरम सिटी, पुजपुरा को उत्तर में कन्नूर, मुडियाड से जोड़ेगी। इस पूरे स्टेशन पर 23 स्टेशन बनाए जाएंगे। कितने किलोमीटर? 473.20 किलोमीटर की यह रेल प्रोजेक्ट है। एलिवेटेड और टनल दोनों चीज़ होगा, या तो ऊपर चलेगी या तो टनल में चलेगी। ज़मीन पर चलाने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। सिवाय तिरुवनंतपुरम शहर में 6.5 किलोमीटर के एक टनल सुरंग हिस्से को छोड़कर यह लाइन कन्नूर को छोड़कर केरल के सभी हवाई अड्डों को आपस में जोड़ेगी। गति और समय सीमा, गति 200 किलोमीटर तक प्रति घंटा की हो सकती है, यानी कि हाई स्पीड ट्रेन बनाने की कोशिश की जा रही है। परिचालन गति 180 तक का होगा। इसका सबसे हाईएस्ट लिमिट 200 किलोमीटर पर आवर का है। वैसे 180 तक दौड़ सकती है। दौड़ेगी कितने पर? तो 100-120 पर। यात्रा समय तिरुवनंतपुरम से कन्नूर के बीच की दूरी तय करने मात्र 3 घंटे और 30 मिनट लगेगा। इसी कारण से इसे इतना ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। केरल के नॉर्थ को केरल के साउथ से मात्र 3 घंटे 30 मिनट में यह कनेक्ट कर देगा। तो ये क्या है? तो सोलर रेल प्रोजेक्ट श्रीधरन साहब बना रहे हैं, उनके द्वारा इसको बनाया जाएगा। 60,000 करोड़ रुपये करीब में खर्चे आएंगे। विश्व का पहला हरित रेल कॉरिडोर और सौर ऊर्जा मॉडल इसमें अप्लाई किया जाएगा। अब इसी पहलू को देखना है। विश्व का पहला जैसे ही लगता है वैसे यह इम्पॉर्टेंट हो जाता है। यह परियोजना की सबसे बड़ी अनूठी विशेषता इस परियोजना की है कि इसका 100% पर्यावरण अनुकूल होना है, 100% इको फ्रेंडली, जैसा क्लेम किया जा रहा है। इस पूरी प्रणाली की ऊर्जा आवश्यकताओं के एक समर्पित कैप्टिव सोलर नेटवर्क के माध्यम से पूरा किया जाएगा। 100% एनर्जी कहाँ से? तो सोलर से, इसीलिए सोलर रेल प्रोजेक्ट कहा जा रहा है। अधिशेष बिजली का मुद्रीकरण। यह सौर नेटवर्क केवल ट्रेनों को चलाएगा, बल्कि उत्पादित होने वाले अतिरिक्त सौर बिजली को केरल राज्य विद्युत बोर्ड को बेचा जाएगा। मतलब आज हम कॉन्फिडेंस में हैं, इस प्रकार की चीज़ है कि हम न केवल सोलर से रेल चलाएंगे, बल्कि इतना विद्युत उत्पादन करेंगे कि अपना रेल चलाने के बाद आपको भी बेच देंगे। तो होता क्या है ना, जब कॉलेज में प्रेजेंटेशन होता था ना, तो बड़ी बड़ी बातें फेंक करके आते थे हम लोग। ऐसा ये कह रहे हैं। आगे क्या होगा वो तो देखेंगे हम लोग। लेकिन अच्छी बात यह है कि किसी ने सोचा तो कि सोलर रेल प्रोजेक्ट जो है न केवल सोलर एनर्जी से चलेगा, बल्कि अतिशेष
बिजली के उत्पादन को केरल सरकार को बेचेगी, जिससे और भी लोगों के घर तक बिजली पहुंचेगी। अच्छी बात इन्होंने सोचा है। वित्तीय वास्तुकला और फंडिंग वगैरह के बारे में ज़रा समझेंगे। इक्विटी योगदान 36,000 करोड़ केंद्र सरकार राज्य सरकार द्वारा 51 और 49 के अनुपात में वहन किया जाएगा। जन सहयोग क्राउड फंडिंग पूल 24,000 करोड़। भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी राशि क्राउड फंडिंग के माध्यम से जुटाने का प्रस्ताव है। यानी कि आप टैक्स भी दो और फिर सरकार आपको बोलेगी रेल बना रहे पैसा दे दो, रेल बना रहे पैसा दे दो। उसी प्रकार की चीज़ है ये, है ना। क्राउड फंडिंग अंग्रेजी नाम दे दिया जाता है, कुछ नहीं है लोगों से पैसा मांग के रेल बनाना। तो टैक्स किस लिए देते हैं, है ना। तो इसको ज़रूर याद रखिएगा, ये पहली बार किया जा रहा है। क्राउड फंडिंग के जरिए 24,000 करोड़ रुपए जुटाएंगे। ये 24,000 करोड़ रुपए हम आपके केरल को और सुंदर बना रहे हैं, सब लोग पैसा दो, तो इसी प्रकार से यह बन जाएगा। तो इसको याद रखिएगा, फंडिंग बड़ा अद्भुत है इसका। नेक्स्ट टॉपिक है, मौलाना बरकतुल्ला जी के नाम पर यूनिवर्सिटी थी एमपी में। तो यूनिवर्सिटी में क्लास चले ना चले, पढ़ाई हो ना हो, सिलेबस कंप्लीट हो ना हो, कोर्स कंप्लीट हो ना हो, है ना। जैसे जेपी के नाम पर यूनिवर्सिटी है बिहार में, लेकिन जेपी अगर आज खुद होते तो उसके लिए आंदोलन करना पड़ता उनको कि सबसे पहले मेरा नाम हटाओ इस यूनिवर्सिटी से। तो उसी तरह का है कि बरकतुल्ला विश्वविद्यालय इसका नाम था। अब इनको लगा कि यार कुछ तो करें, तो बोला कि चलो वाग्य देवी भोजपाल विश्वविद्यालय इसका नाम रख देते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, लोग भी खुश हो जाएंगे कि वाग्य देवी के नाम पर है। वाग्य देवी सरस्वती का नाम है। ज़रा समझेंगे इस टॉपिक को, बरकतुल्ला जी कौन है इनके बारे में भी समझेंगे और क्या कर रही है सरकार इसके बारे में भी समझेंगे। भोपाल के बरकतुल्ला विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद ने एक प्रस्ताव पारित किया है, जिसके तहत विश्वविद्यालय का नाम बदलकर वाग्य देवी भोजपाल विश्वविद्यालय करने की सिफारिश की गई है। इस संस्थान की स्थापना 1970 में भोपाल विश्वविद्यालय के रूप में हुई थी, जिसका नाम 1988 में बदल करके स्वतंत्रता सेनानी मौलाना बरकतुल्ला के नाम पर रखा गया था। लेकिन इन्होंने कहा कि चलो बदल देते हैं, वाग्य देवी भोजपाल विश्वविद्यालय कर देंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी देश की राजधानी में सबसे बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में से एक। दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैक्सिमम प्रोफेसर्स एड हॉक पर हैं। हमारे पास रेगुलर फिक्स्ड प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं है। प्रोफेसर से इस जनरेशन को क्या मतलब, जो कोचिंग संस्थानों के पीछे मर मिटने को तैयार हैं। तो यूनिवर्सिटी का नाम बदल दे या यूनिवर्सिटी में पढ़ाई ना हो, अपना काम तो कोचिंग से ही चलना है। तो इसको लेकर के किसी का भी ध्यान इस ओर है नहीं, लेकिन हमारा ध्यान होना चाहिए क्योंकि आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। ध्यान से समझिएगा कि कौन थे ये। इतिहासकारों ने कहा है कि यह सही चीज़ नहीं है, क्योंकि बरकतुल्ला जी कोई साधारण इंसान थोड़ी न थे। उनके नाम पर कोई चीज़ है तो उसको हटा दो और वाग्य देवी के नाम पर नाम रख दो। मौलाना बरकतुल्ला का जन्म 7 जुलाई 1854 को भोपाल में हुआ था। ध्यान से समझिएगा कौन है, सवाल आएगा यहाँ से। वे एक मेधावी छात्र थे जिन्होंने बम्बई और लंदन से उच्च शिक्षा विधिक रूप से प्राप्त की थी। बरकतुल्ला ने भारत की स्वतंत्रता के लिए विदेशों में रहकर विधिक क्रांतिकारी जाल बिछाया। जापान, इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी, रूस, अफगानिस्तान जैसे कई देशों की यात्रा की ताकि ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक मजबूत वैश्विक गठबंधन बनाया जा सके। इन्होंने इतने सारे जगह की यात्रा की। गदर पार्टी से जुड़ाव। गदर पार्टी लाला हरदयाल के द्वारा स्थापित, याद ही होगा, सैन फ्रांसिस्को। वर्ष 1899 में अमेरिका चले गए। वहाँ स्वतंत्रता सेनानी मौलाना हसरत मोहानी, जिन्होंने इंकलाब जिंदाबाद का नारा गढ़ा था, से पत्राचार किया। लाला हरदयाल द्वारा स्थापित गदर पार्टी के प्रमुख स्तंभों में से एक थे मौलाना बरकतुल्ला जी। काबुल की निर्वासित सरकार, आपको पता होगा कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान काबुल में एक भारत सरकार गठित हुई थी। ये नहीं पता है, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा होगा तो पता होगा, नहीं पता है तो पता होना चाहिए भाई। मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है ये, पीटी का ही फैक्ट है, मेंस में तो यह पूछा नहीं जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश शासन को सीधी चुनौती देने के लिए ऐतिहासिक प्रशासनिक कदम उठाया। उन्होंने 1915 में घोषित कर दिया, 1 दिसंबर 1915 को अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में उन्होंने कहा कि भारत की सरकार
हम हैं भारत की सरकार, निर्वासित सरकार है। जिस प्रकार से तिब्बत की निर्वासित सरकार आज भी भारत के दिल्ली और धर्मशाला में रहती है। तिब्बत के जो सरकार के प्रमुख हैं वो अपने देश में रहते हैं, निर्वासित हैं वो। उनकी ज़मीन पर चीन ने कब्जा कर लिया तो इसलिए वो भारत में रह रहे हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से स्थापित हुआ था काबुल में। ये पूछा जाता है, भारत की अनंतिम निर्वासित सरकार प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का गठन किया गया था। इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उस समय के अलायंस में से कुछ ने समर्थन भी किया था, सपोर्ट भी किया था, मान्यता भी दी थी। इस ऐतिहासिक सरकार में राजा महेंद्र प्रताप को राष्ट्रपति और मौलाना बरकतुल्लाह को भारत का प्रथम प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी को गृह मंत्री बनाया गया था। तो ये ज़रूर याद रखिएगा, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तो लोग याद रखेंगे और मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी को भूल जाएंगे। ये गृह मंत्री थे हमारी निर्वासित सरकार के। वैश्विक कूटनीतिक पहुंच, इस निर्वाचित सरकार के नेताओं ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ सैन्य सहायता प्राप्त करने के लिए सोवियत रूस की यात्रा की। मॉस्को में सोवियत नेता व्लादिमीर लेनिन से इन्होंने मुलाकात भी की थी और इन्होंने कहा था कि भाई हमें सपोर्ट कीजिए अंग्रेज़ों को भगाने में। अखंड सांप्रदायिक एकता, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अली नदीम रजवी के अनुसार काबुल की सरकार इस बात का प्रमाण थी कि हिंदू मुस्लिम सिख स्वतंत्रता के साझा लक्ष्य के लिए कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे थे। बरकतुल्लाह का दृढ़ विश्वास था कि ब्रिटिश फूट डालो राज करो की नीति जो है यह हमें पराजित नहीं कर सकती, हम उसे हरा देंगे। लेकिन इनको क्या पता था कि इनके नाम पर विश्वविद्यालय जो है उसे भी बदल दिया जाएगा। जीवन का अंतिम पड़ाव, कैलिफोर्निया में इन्होंने अंतिम सांस लिया। प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की जीत के बाद क्रांतिकारियों की योजनाओं को गहरा धक्का मिला। बरकतुल्लाह ने अपनी यात्राएं जारी रखी। 1927 में गिरते स्वास्थ्य के बावजूद कैलिफोर्निया में गदर पार्टी कार्यक्रम उन्होंने भाग लिया था। मतलब बीमार थे, बेड पकड़ा हुआ था इन्होंने, फिर भी भाग लेने गए थे। जिस सितंबर 1927 में संयुक्त राज्य अमेरिका के सैक्रामेंटो में उनका निधन हो गया, जहां राजा महेंद्र प्रताप की उपस्थिति में उन्हें स्पुर्दे खाक किया गया। अब वाग्य देवी कौन है? तो भगवती सरस्वती के नाम पर, वाग्य देवी का मतलब सरस्वती ही होता है। वाक की देवी का शाब्दिक अर्थ होता है वाणी, ज्ञान, कला, संगीत की देवी वाग्य देवी। धार की ऐतिहासिक वाग्य देवी प्रतिमा 11वीं शताब्दी 1034 ईस्वी में परमार वंश के महान राजा भोज ने मध्य प्रदेश के धार जिले में एक भव्य संस्कृत अध्ययन केंद्र सरस्वती मंदिर का निर्माण कराया, जिसे भोजशाला कहा जाता है। राजा भोज ने वहां वाग्य देवी के अत्यंत सुंदर और विधिक रूप से प्रसिद्ध संगमरमर की प्रतिमा स्थापित की थी। तो ये जरूर याद रखिएगा, आप सवाल पूछ सकता है। वर्तमान अवस्थिति, यह ऐतिहासिक वाग्य देवी प्रतिमा औपनिवेशिक काल के दौरान अंग्रेजों द्वारा भारत से ले जाई गई। वर्तमान में लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम में इसको रखा गया है और उसको लाने की मांग भी की जा रही है। भोजपाल का अर्थ क्या होता है? तो राजा भोज द्वारा रक्षित या निर्मित क्षेत्र होता है। यह आधुनिक भोपाल शहर का प्राचीन ऐतिहासिक और विधिक नाम जो था वो भोजपाल ही था। तो इसको याद रखिएगा, इसीलिए भोपाल उसका नाम है। भोजों का शहर भोपाल। परमार वंश के राजा भोज थे। 1010 से 1055 इनका कार्यकाल रहा है। सीक्वेंस में लगाने को दे देगा आपसे। महान शासक और विद्वान थे। राजा भोज मालवा के परमार राजवंश के सबसे प्रतापी राजा थे। वो केवल एक महान योद्धा नहीं बल्कि व्याकरण, खगोल विज्ञान, वास्तुकला इन सभी के विद्वान भी थे। सम्रांगगण सूत्रधार, वास्तुकला पर यह ग्रंथ है, वास्तुकला पर एक ग्रंथ है उन्होंने लिखा। सरस्वती कंठाभरण जैसी महान ग्रंथों की रचना जो है वो परमार वंश के राजा भोज के द्वारा ही किया गया। और भोपाल का जो बड़ा तालाब है उसका भी निर्माण इन्होंने ही किया था। तो इसको ज़रूर याद रखिएगा। वाग्य देवी, मौलाना बरकतुल्लाह जी के बारे में बता दिया। अब हम लोग कर पढ़ेंगे कि क्यों न्यूज़पेपर पर समोसा नहीं खाना चाहिए। प्रिंटिंग में उपयोग होने वाले इंक के कारण से कैंसर फैलने का खतरा है। इसके कारण से FSSAI ने इसको बैन कर दिया है। अब ये अगर आपको कोई न्यूज़पेपर पर या कुछ भी प्रिंट किया हुआ अगर है, उस पर अगर आपको कुछ भी कोई गरम परोस रहा है, गरम जैसे समोसा गरम या कुछ भी गर्म चीज़ अगर आप कागज़ पर रखकर खा रहे हैं जिस पर कुछ भी लिखित है, तो उससे कैंसर हो सकता है। ठीक है, तो इसको हम लोग कल पढ़ेंगे क्या है ये मुद्दा और क्या इसके निहितार्थ हैं, कौन कौन से इसमें केमिकल उपयोग किए जाते हैं। आज का वीडियो यहीं पर एंड होता है। कैसा लगा है ज़रूर ही बताइएगा। और फुल लेंथ टेस्ट सीरीज में जुड़ना हो तो भी बता सकते हैं। टेलीग्राम पर मैसेज करेंगे तो मैं आपको ऐड कर दूंगा। थैंक यू सो मच आप सभी का।